as you know, students, we have finished first exercise. Under algebraic limit only, we have discussed the full part. जो मैंने head points लिखवाए थे, तो once again I would like to mention, and फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक हमने जो किया under that algebraic limit, तो एक्सरसाइज 7.1 में we have saw questions based on standard result, that is limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equals to n a raised to n minus 1. ठीक है ना? Now in exercise 7.2, though it is under algebraic limit, but 7.2 में कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, ये सब मेथड से लिमिट को हम सॉल्व करेंगे. So under this exercise 7.2, we are going to see questions based on factorization method. और आने वाले एक्सरसाइज में वो मैं लिख ही देता हूं ऐसे ही, क्योंकि सब एल्जेब्रिक के ही टाइप में है. तो 7.3 इज ऑल्सो एल्जेब्रिक फंक्शन के बेसिस पे हैं, एंड दैट इज टू बी डन अंडर रैशनलाइजेशन मेथड. अभी देखो एग्जाम में कोई आपको बोलने नहीं वाला है कि क्वेश्चन ये एक्सरसाइज से या उसको इस मेथड से करना है. दैट योर responsibility to identify by which method we are supposed to simplify the limits. तो अभी फिलहाल भले कैटेगरी आपको अलग अलग एक्सरसाइज वाइज अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए भी मालूम पड़ जाता है, बट एग्जाम में मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे. और ये खाली एल्जेब्रिक की बात कर रहा हूं, आगे चल के अभी अपने को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेसिस पे लिमिट को देखना है, लॉगरिथमिक फंक्शन के बेसिस पे लिमिट को देखना है. सो देयर आर मोर टाइप्स इन्वॉल्व्ड इन फर्दर लिमिट कॉन्सेप्ट्स. तो ऑल टुगेदर जब आप पूरा चैप्टर को ध्यान में लोगे, जब ये कंप्लीट होगा, तब आपको प्रॉपरली समझने मिलेगा कि कितने टोटल टाइप के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं. और एग्जाम में उस तरह से आपको पूरे चैप्टर में से कहीं ना कहीं मिक्स कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे. सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई इन विच मेथड वी सपोज टू एग्जीक्यूट. चलिए एक्सरसाइज 7.2 के लिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं. Question number first. Evaluate the following limits. First, limit z tends to z square minus 5z plus 6 upon z square minus 4. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आगे ही कुछ बेसिक बात डिस्कस करी थी, वही मैं रिपीट करूंगा. पहले तो
जब भी आप लिमिट अप्लाई करते हो, इनिशियली ये चेक करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लिमिट दैट डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा है ना। फिलहाल मेरे पास लिमिट दिया हुआ है z के टर्म में और फंक्शन भी z के वेरिएबल से एक्सप्रेस किया है। सो z टेंड्स टू 2, मतलब अब z की वैल्यू 2 अप्लाई करके देखो डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर क्या है, z स्क्वायर माइनस 4, z के जगह पे 2 डाल के देखो, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो जाता है। सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। ये याद करो, हमने आगे बेसिक लेक्चर में ये बात करी थी, उसमें बोला था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं चलेगा। एंड देयरफॉर z स्क्वायर माइनस 4 के वजह से जो जीरो नीचे डिनोमिनेटर पे आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपको सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि मैं अदर देन जीरो आंसर क्रिएट कर सकता हूं कि नहीं। अदर देन जीरो आंसर क्रिएट कर सकता हूं कि नहीं। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूं, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि मैं नीचे डिनोमिनेटर कैसे मॉडिफाई करता हूं अलोंग विथ न्यूमरेटर गिवन। ऊपर न्यूमरेटर में आप देखोगे यू विल हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फैक्टर हो सकता है, और नीचे z स्क्वायर माइनस 4 का भी मैं फैक्टर कर सकता हूं। तो मुझे फिलहाल चेक करना जरूरी है कि फैक्टर्स निकालने के बाद क्या डिनोमिनेटर में फाइनली जीरो आंसर आने का बचता है क्या चांस। डायरेक्टली तो अप्लाई करके देख लिया, जीरो आता है, इसलिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने का तो ऑप्शन मैंने रिजेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट टू डू? तो न्यूमरेटर में सर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फैक्टर कर सकते हो तो करो। डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी फैक्टर कर सकते हो तो करो। लेट अस सी बाय हैविंग फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये मेथड का नाम ही मैंने बताया था ना, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ वही चीज कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगी कि फैक्टर करना है तो किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। तो न्यूमरेटर का क्या क्वाड्रेटिक का फैक्टर बनेगा? तो क्या 6 का फैक्टर करना है, प्लस करने पे 5 मिलना चाहिए। तो क्या 6 का क्या फैक्टर बनेगा? -6 + 1। बेटा 3 2 बनना चाहिए, प्लस करना है हमको। हाँ सॉरी सर, और 3 + 2 प्लस होके फिर 5 मिल जाता है। -3 हाँ राइट। अभी साइन का तो मैं, मेरे हिसाब से मेरा मेथड है, मैं आपको काफी बार बताया भी हूँ। ये जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर का जब भी टाइम आया है, तो मैं शॉर्टकट वैसे ऐसा 2 ब्रैकेट बनाता हूँ। फर्स्ट z को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म का 5z का जो टर्म है वो माइनस में है, और फिर हमको चाहिए प्लस, तो माइनस के साथ यहाँ माइनस रखूंगा तो प्लस मिल जाएगा। और अब फैक्टर जो आपके आए हैं 3 2 वो आपको रख देना है, 3 2 एंड देन आप समझ लीजिए डिनोमिनेटर में भी डायरेक्ट फैक्टर करता हूं, क्योंकि 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख के एक स्टेप बिगाड़ना नहीं चाहता। यू अज्यूम दैट 4 इज 2 स्क्वायर एंड z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रिजल्ट लागू हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या रिजल्ट है? a प्लस b, a माइनस b। सो इट विल बी z प्लस 2 z माइनस 2। चाहिए तो आप रीजन में मेंशन करके रखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b, a माइनस b। और आप देख सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला इजी एग्जांपल है, लेकिन पहला एग्जांपल इस तरह का इंपॉर्टेंट इसलिए मैं मान रहा हूं क्योंकि यू आर कमिंग अक्रॉस विथ दिस सिचुएशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपके सामने सिचुएशन पहली दफा है, इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मान के रहूंगा कि ऐसी बात है कि जैसे पहले से आप देख लो, लिमिट लागू किया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नहीं चला, लिमिट हमने डायरेक्ट लागू नहीं किया। बट आफ्टर फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फैक्टर होने के बाद देख लो मेरा एक z माइनस 2 वाला फैक्टर क्या हो गया? कैंसल। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं, बिफोर आई कैंसल दिस फैक्टर्स, z माइनस 2 वाला कैंसल होना है ब्रैकेट। बिफोर आई कैंसल दैट आई वुड लाइक टू शो दैट डिनोमिनेटर में जो z माइनस 2 है, दिस z माइनस 2
इसी में z की वैल्यू जो 2 सब्स्टिट्यूट होती है तो ही ये पूरे ब्रैकेट का आंसर 0 होता है। मतलब डिनोमिनेटर के अंदर दो फैक्टर्स थे, एक z+2 और एक z-2। तो कि z+2 ऐसा फैक्टर है कि जिसमें z की वैल्यू 2 रखने पर वो ब्रैकेट 0 नहीं होता है, लेकिन z-2 ऐसा फैक्टर है कि जिसमें z की वैल्यू 2 रखने पर ब्रैकेट का आंसर 0 हो जाता है। और वो 0 होने के कारण दूसरा वाला ब्रैकेट उसके बाद साथ मल्टीप्लीकेशन में 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर पूरा का पूरा 0 हो जाता है। इसलिए एक भी ब्रैकेट का आंसर जो है, जो अपने को कौन सा वाला ब्रैकेट 0 आंसर देता है उसको मैंने रेफर किया। तो कि z-2 ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर 0 आंसर देता है, इसीलिए ये फैक्टर कैंसिल होना चाहिए। और ऑटोमेटिकली आप देख लो ये फैक्टर कैंसिल हो ही रहा है। एज आई फैक्टराइज्ड इमीडिएटली ये z-2 को मुझे कैंसिल करने मिलता है। एंड जैसे ये z-2 वाला फैक्टर हट गया डिनोमिनेटर में से, यू कैन नोटिस अब मेरे डिनोमिनेटर में क्या बच गया, z+2। और z+2 के लिए लिमिट लागू करूंगा भी तो डिनोमिनेटर अभी 0 होता नहीं है। इसलिए अभी मैं सक्सेसफुली लिमिट लागू करने की पोजीशन में हूं। तो क्या जब तक नीचे डिनोमिनेटर को कोई 0 लाने वाला ऐसा फैक्टर कैंसिल नहीं होगा तब तक आपको फैक्टर करते हुए सोचना पड़ेगा। आई एम श्योर यू आर गेटिंग मी कि ये फैक्टर कैंसिल होने के बाद अब ये स्टेप में मैं लिमिट लागू करूंगा, एंड जिधर भी मैं लिमिट लागू करूंगा उधर एक रीजन भी लिखूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं लिमिट लागू कर रहा हूं। लिमिट लागू करना मतलब वी आर अप्लाइंग द लिमिटिंग वैल्यू z टेंड्स टू 2 इन दिस फंक्शन, एंड देयरफॉर now the final answer 2 minus 3 upon 2 plus 2 which is -1 upon 4. This is your final ultimate answer. अब जहां मैंने लिमिट लागू किया, ये स्टेप में लिमिट मैंने अप्लाई किया, देख लो। तो यहाँ मैं एक रीजन लिखना चाहूंगा और ये रीजन आपको लिखना जरूरी भी है। मैं क्या लिखता हूँ रीजन में, सिंस z टेंड्स टू 2 है, और मतलब कि होता है आपने थियरी में पढ़ा है कि z टेंड्स टू 2 मींस z टेंड्स टू 2 मींस z इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। z की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, z की वैल्यू 2 के तरफ अप्रोच कर रही है। एंड इफ इट इज अप्रोचिंग मतलब इट इज नियर वैल्यू बट इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। So z, therefore I can say z is not equal to 2. That is sure. And therefore I can further say when I transfer this to left hand side, so it will become z minus 2, even it is not going to be equal to 0. बचेगा कौन, 0 ही बचेगा ना राइट हैंड साइड में। So z minus 2 is not equal to 0. मतलब कि z minus 2 का आंसर यहाँ नॉट इक्वल टू 0 करके हमने रीजन में रखा है, और इसी वजह से आपको यहाँ ये लिमिट लागू करने मिला है। ये खाली एक इंटीमेशन देके हमने को रीजन देना है। व्हेनेवर यू आर इन दिस फैक्टराइजेशन केस के क्वेश्चन में जिधर भी लिमिट अप्लाई हुआ है एट दैट टाइम, मतलब जिधर भी डिनोमिनेटर की चर्चा हो रही है, जिधर 0 नहीं होता है, छोड़ दो स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले क्वेश्चन की बात ही छोड़ दो, उसमें तो स्टैंडर्ड रिजल्ट लागू करके लिमिट लागू हो जाता था, लिमिट अप्लाई हो जाता था, लिमिट सॉल्व हो जाता था। बट हियर इन दिस क्वेश्चंस कि इसमें कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला बात नहीं है, अपने अपने लेवल पे फैक्टर होके कैंसिल होके आगे बात बढ़ेगी। तो पहले से मुझे भी पता नहीं है क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके हिसाब से फैक्टर क्या होगा डिपेंड होता है। वो फिर फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिलेशन होता है नहीं होता है, ये भी तो एक देखने वाली बात होती है। तो इन एवरी टाइम it may be cancelled or not, whether it is non-zero element coming in the denominator. अभी समझो नीचे डिनोमिनेटर में जो मेरे को 0 नहीं मिलता ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैंने पहले चेक किया था ना डिनोमिनेटर 0 होता है कि नहीं। तो जैसे ही मेरे को पता चलता है ना कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, इमीडिएटली आई कैन अप्लाई द लिमिट। मेरे को फैक्टर करने की भी राह देखने की जरूरत नहीं है। फैक्टर क्यों किया, क्योंकि इनिशियली डिनोमिनेटर 0 आंसर दे रहा था, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने लिमिट अप्लाई नहीं किया। आई फैक्टराइज्ड, कुछ फैक्टर कैंसिल होता है, बाद में देखो डिनोमिनेटर बाद में 0 नहीं आता है,
इसलिए जान अपने को बिंदास लिमिट अप्लाई करने मिल जाता है। तो भाई साहब ये टाइप के क्वेश्चन है जो जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू -3 x + 3 अपॉन x² + 4x + 3। देखो, again I will first check my denominator by applying, when I am going to apply the limit, मेरे लिए important है डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। मैं कभी से यही बात पे पहले फोकस कर रहा हूँ। सो प्लीज सब्सटीट्यूट x टेंड्स टू -3 मतलब x की वैल्यू -3 नीचे डिनोमिनेटर में सब्सटीट्यूट करके देखो। तो क्या पहला है x² मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर बोलेगा तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 इंटू -3 दैट विल बी -12 प्लस 3। सो नेट आंसर फाइनली क्या बनता है? तो क्या 9 - 12, 9 - 12 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0 आता है ना। तो क्या -3 + 3 टोटली इट इज गोइंग टू बिकम 0। सो डायरेक्टली मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता हूं, ये तो श्योर हो गया। अब आप बात आगे बढ़ाओ कि सर नो डायरेक्ट लिमिट नहीं लागू करना है तो फिर फैक्टर करके कुछ कैंसलेशन होता है तो देखना पड़ेगा। अब मुझे नीचे का और ऊपर में फैक्टर तो होने वाला नहीं है, x + 3 एज इट इज रहेगा, बट डिनोमिनेटर में मेरे को फैक्टर करने मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोच लीजिए क्या फैक्टर बनेगा। तो क्या 3 का ऐसा फैक्टर बताओ कि प्लस करने पर 4 मिले, बोलो। 3 1 3 1 जा, वेरी 3 करेक्ट। 1 तो 3 1 जा 3 क्वाड्रेटिक का फैक्टर बन जाएगा x के वेरिएबल में, मिडल टर्म का साइन है प्लस, बाद में हमको चाहिए प्लस, तो ये प्लस के साथ में क्या रखूंगा? प्लस, एंड द फैक्टर्स आर 3 1 जा। और आप देख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स जो मिले हैं x + 3 और x + 1। मैं आपको पूछूं x + 3 के कारण मेरे को 0 आंसर मिलता है या x + 1 के कारण आंसर 0 मिलता है? तो आप बताएंगे कि सर x + 3 के कारण मुझे आंसर 0 मिलता है, क्योंकि x की वैल्यू आप -3 रखोगे, -3 + 3 ये आंसर मुझे 0 देता है। और ये ब्रैकेट का आंसर 0 आया है, इसलिए पूरा डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा? 0। इसी वजह से ये ब्रैकेट ही कैंसल होना चाहिए, ये ब्रैकेट ही कैंसल होना चाहिए, और वो ब्रैकेट ही कैंसल हो रहा है, देख लो। ओके, x + 3 कैंसल। अब बचा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर न्यूमरेटर में 1 अपॉन x + 1। अब आप सोच के देख लीजिए कि भाई डिनोमिनेटर में अभी भी क्या 0 आता है क्या आंसर व्हेन आई अप्लाई द लिमिट? चेक इट। तो क्या x का वैल्यू -3 डालेंगे, -3 + 1 आंसर 0 नहीं आता है। सो हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई द लिमिट। सो 1 अपॉन -3 + 1, और जिधर भी मैंने लिमिट अप्लाई किया है ना, ये स्टेप में किया है ना, इधर अपने को रीजन लिखना है। व्हाट शुड बी द रीजन? सिंस x टेंड्स टू -3 मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू -3, मतलब x, ये -3 को इस तरफ ले लो, x + 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, and therefore the final answer is 1 upon -2, that you can write as -1 upon 2. This is your answer. So this way we have considered both this question कि जिसमें मैंने सेम क्राइटेरिया को ही डिस्कस किया है, खाली फैक्टर अलग अलग बनते रहेगा, आपको फैक्टर बनाने को आना चाहिए, वो सब बेसिक बातें, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस। हाँ, कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो आएगा ऐसे क्वेश्चन में मैं बात करूंगा, लेकिन these are some basic points you have to remember while solving this type of limiting questions. लिमिट के इस क्वेश्चंस में अपने को ये सब ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3. आइए, चलिए क्या दिया है, लिमिट y टेंड्स टू 0. अब देखो कभी कभी उन लोग x यूज कर रहे हैं वेरिएबल, कभी z यूज कर रहे हैं, कभी y भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है. अपने को तो मेन क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के आगे बढ़ना है. वेरिएबल उन लोग को कुछ भी यूज करने दो. तो y टेंड्स टू 0, 5y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर अपॉन 3y रेज टू 4 माइनस 16y स्क्वायर. अब आप सिंपल पहले चेक कर लेने का है. मैं मेरी सभी क्वेश्चन में यही बात रखूंगा. इनिशियली फर्स्ट यू चेक whether your denominator is coming 0 or not. If you are applying y tends to 0 मतलब y is equals to 0 अप्लाई करते हो तो क्या मुझे डिनोमिनेटर 0 मिलता है क्या? हाँ सर. डेफिनेटली मिलना है, मिल रहा है. देख लो आप, y का वैल्यू 0 डालेंगे, y रेस टू एनीथिंग इनटू 0 है, 0 इनटू एनीथिंग 0 आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा. तो आई कांट अप्लाई लिमिट डायरेक्टली, आई कांट अप्लाई लिमिट डायरेक्टली. पहला तो ये कंक्लूजन आ गया. अब आप सोच लीजिए तो क्या करें कि सर हम आगे इसको सिंप्लीफाई करके आगे सोच सकते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होने के लिए क्या कर सकते हैं. तो जितना मेरे से पॉसिबल है हम लोग फैक्टर करते हुए, कुछ फैक्टर कैंसिल होता है तो देखना पड़ता है, कैंसिल करके भी, कैंसिल होने के बाद भी चेक करना पड़ता है कि फिर भी डिनोमिनेटर 0 होता है नहीं होता है ना. ये सब चेकिंग करने पे आगे अपने को बढ़ना है, तो ये करते जाना पड़ेगा. डायरेक्टली कोई भी ऐसे कंक्लूजन पे मैं आ नहीं पाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सी दैट इन द न्यूमरेटर दिस y square I can take common, and in the denominator again this y square I can take common. So y square taking common from numerator and denominator, तो क्या बचेगा 5y plus 8 और डिनोमिनेटर में 3 अपने को y स्क्वायर कॉमन लेना है तो बचेगा क्या 3y रेज टू 2 माइनस 16. और अब ये आप सोच लो y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. सो y स्क्वायर का टर्म कैंसिल होने के बाद अब देख लो डिनोमिनेटर में जो बचता है उसके अंदर क्या मुझे आंसर 0 मिलता है. तो क्या 3 इंटू वाई स्क्वायर, 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये -16 का -16 एज इट इज रहेगा. सो आई एम नॉट गेटिंग डिनोमिनेटर 0. भाई बैठता है सबको ये 0, डिनोमिनेटर अभी 0 मिलता नहीं है क्योंकि मेरा जो है ना वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जिसके कारण मेरा डिनोमिनेटर 0 होता था वो कैंसिल हो गया. इसलिए अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है. तो अब मैं जो है बचा हुआ चीज यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ. लिमिट y टेंड्स टू 0, 5y प्लस 8 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 16. और डिनोमिनेटर में अभी लिमिट का y टेंड्स टू 0 का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करूंगा भी तो इट इज गोइंग टू बी द नॉन जीरो एलिमेंट, एंड देयरफॉर नाउ आई कैन से दैट लिमिट कैन बी अप्लाइड. तो ये स्टेप पे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा. रीजन में मेरे को लिखना पड़ेगा. तो पहले ये लिमिट अप्लाई करो, y के जगह पे 0 प्लस 8 अपॉन 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 16. ये स्टेप में मैंने लिमिट को अप्लाई किया है. मतलब यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा सिंस y टेंड्स टू 0 therefore y is not equal to 0, therefore y इस 0 को तो इधर लेके कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ आगे कोई लिखने की जरूरत नहीं है. therefore y is not equal to 0. बस इतना रीजन में आएगा और इस तरह आपको सॉल्व करके आंसर लाना है. दिस इज 0 प्लस 8 अपॉन 0 माइनस 16. मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1/2. -1/2, दैट इज 8 अपॉन माइनस 16, दैट इज माइनस हाफ. परफेक्ट. तो ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो नेचर है ये तुम लोग समझो.
धीरे धीरे सब पॉइंट्स पे क्लैरिटी आपको आती जाएगी। एंड एज यू सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस, जो भी है आगे के जितने भी क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन में भी कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देने के मूड में आ जाऊंगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत जरूरी है प्रैक्टिस लेना। तो उसमें भी आप देखोगे तो यू विल कम टू नो एज यू गो ऑन सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं कुछ नई बातें भी इसमें आने वाली है, तो आपको सीखने समझने मिलता है। बट ये क्राइटेरिया को पकड़ के चलना है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ये जरा गो थ्रू करो, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू -2 -2x -4 अपॉन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर 0 होता है क्या, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिमिट अप्लाई कर सकते हैं ना, जो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो नीचे देखो डिनोमिनेटर में -2 का x टेंड्स टू -2 है ना, मतलब x की वैल्यू -2 डाल के देखो, -2 का क्यूब क्या होता है, -8 -8 प्लस 2x स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो क्या 2 -2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 सर। प्लस 8 -8 0 हो जाता है। सो डिनोमिनेटर वी आर गेटिंग 0, नहीं चलेगा। तो हम लोग अभी फैक्टर करने के हिसाब से देखते हैं क्या हो सकता है आगे, कैंसलेशन वगैरह होके फिर डिनोमिनेटर जो बचता है उसमें 0 आता है नहीं आता है, दैट विल बी नेक्स्ट स्टेप में। देखो क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में -2 न्यूमरेटर में से मैं कॉमन ले सकता हूं, देख लो, x प्लस 2 क्या बचेगा, x प्लस 2, मैंने माइनस भी कॉमन लिया है और 2 भी कॉमन लिया है, अपॉन नीचे देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर टर्म कॉमन मिलता है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। ऑटोमेटिकली देख लो x प्लस 2 वाला फैक्टर कैंसिल होना है। अब x प्लस 2 ही क्यों होगा, क्योंकि सीधी बात है x प्लस 2 के कारण ही मुझे नीचे डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है। देख लो वो ब्रैकेट में x प्लस 2 में आप x की जगह पे -2 रखते हो तो ही नीचे 0 आता है ना। सो जो ब्रैकेट या जो फैक्टर से मुझे आंसर 0 मिलता है वो फैक्टर कैंसल होके ही रहना है। सो नाउ आफ्टर कैंसलेशन लिमिट x टेंड्स टू -2 क्या बचेगा, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इस स्टेप में मैं लिमिट लागू कर दूंगा, तो जिधर मेरा लिमिट लागू होगा उधर मेरे को रीजन देना, इधर नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू अप्लाई द लिमिट -2 upon -2 square, and here I have applied the limit, therefore it is -2। एक -2 कैंसिल करो ना ऐसे भी, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक -2 कैंसिल है, 1 upon -2 दैट इज -1 upon 2, सेम आंसर है। और ये रीजन में लिखना पड़ेगा, लिमिट जिधर लागू किया है ब्रैकेट में, सिंस x टेंड्स टू -2 therefore x is not equal to -2, therefore x plus 2 is also not equals to 0। भाई साहब बहुत ही सिस्टमेटिकली हम आगे बढ़ते हैं ये सब क्वेश्चंस में।
छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना रहता है। चलिए कुछ और लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यू विल गेट टू सी अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो अंडर दिस कैटेगरी ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड मेन क्वेश्चन सेकंड में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड, evaluate the following limits। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट u टेंड्स टू 1। अब u टेंड्स टू u करके नया वेरिएबल देने की कोशिश कर रहे हैं इन लोग, और कुछ नहीं है, वेरिएबल खाली चेंज करते हैं इन लोग। u रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन u क्यूब माइनस 1। अब स्टूडेंट्स, इनिशियली इफ यू इंप्लीमेंट द लिमिट, डिनोमिनेटर में आंसर 0 होता है क्या? तो 1 क्यूब 1, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 हो गया। डिनोमिनेटर 0 आने का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए आगे सोचेंगे। सो फैक्टर कैसे हो जाएगा? क्योंकि न्यूमरेटर में आप देखोगे u रेस टू 4 माइनस 1 को लिखता हूं 1 रेस टू 4। इज इट पॉसिबल टू राइट 1 एज 1 रेस टू 4? और आप नीचे डिनोमिनेटर में देखो u क्यूब माइनस 1 को लिखता हूं 1 क्यूब। और अब आप देखोगे कि आगे हम इसको फैक्टर करने के हिसाब से u रेस टू 4 को मैं लिखता हूं u स्क्वायर्स स्क्वायर, एंड 1 इज ऑल्सो रिटन एज 1 स्क्वायर्स स्क्वायर। और नीचे जो है वो आपको u क्यूब माइनस 1 क्यूब, जैसे आपके पास न्यूमरेटर में अभी रेडी हो गया u स्क्वायर्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर्स स्क्वायर, इन द सेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट। एंड डिनोमिनेटर में आपको फॉर्मेट मिलता है a क्यूब माइनस b क्यूब। अभी स्टूडेंट आपको ये सब फॉर्मूला आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इजी है, ज्यादा रिकरिंगली आगे भी आपने यूज किए हुए हैं, बट a क्यूब माइनस b क्यूब का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। सो मैं यहाँ बाजू में लिखूंगा भी एज अ रीजन कि पहले आप लोग उसका एक्सपेंशन समझ लो। सपोज इफ आई हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, but I will definitely write the expansion of a cube minus b cube result. That is a minus b into a square plus ab plus b square. This is an expansion of a cube minus b cube. And if you want to write for a square minus b square, मेंशन करना है तो करो a प्लस बी a माइनस बी। एग्जाम में ऑलवेज ये रीजंस मेंशन करते रहने का है। whenever you have applied the standard result, some formula, और यहाँ लिमिट अप्लाई होता है, ऐसे मैंने आगे रीजन लिखे हैं, वैसे रीजंस मेंशन करना जरूरी है।
So this result I will apply here. तो न्यूमरेटर में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट लागू हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस बी क्यूब के रिजल्ट को ध्यान से लागू करो तो क्या हो जाएगा, तो कि u माइनस 1 है ना, a के जगह पे u है और b के जगह पे 1 है, बराबर से समझ के रिजल्ट सिमिलरली लिखो। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब u स्क्वायर प्लस ए बी मतलब u इंटू 1 u प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1। परफेक्टली लिखा कि नहीं, इस तरह से। एंड नाउ इफ यू सी इन द न्यूमरेटर अगेन I am having this particular factor u square minus 1 square, that is again a square minus b square के रूल से और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहला फैक्टर u square minus 1 square as it is, और u square minus u square plus 1 square first bracket as it is, and second bracket u square minus 1 square will be expanded as u plus 1 u minus 1 whole upon u minus 1, second bracket as it is u square plus u plus 1। अब आप चेक कर लीजिए u टेंड्स टू 1 के कारण कौन से ब्रैकेट से आंसर 0 मिलता है, तो कि u माइनस 1 वाला ब्रैकेट मेरे को आंसर 0 देगा, और उसको 0, उसका आंसर 0 होने से पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। सो दिस फैक्टर मस्ट बी कैंसल्ड, और ये u माइनस 1 वाला फैक्टर ही कैंसिल हो रहा है। देख लो न्यूमरेटर में भी u माइनस 1 वाला फैक्टर अवेलेबल है। सो नाउ यू कैन कैंसल बोथ दिस फैक्टर्स। अब देख लीजिए जो बचा है डिनोमिनेटर में u स्क्वायर प्लस u प्लस 1, उसमें u की वैल्यू 1 रख के आंसर क्या 0 मिलता है क्या? इफ नॉट देन यू अप्लाई द लिमिट, बराबर है। सो नाउ यू अप्लाई द लिमिट। व्हाट इज द रिमेनिंग, फर्स्ट यू नोट डाउन इट। रिजल्टिंग टर्म्स u स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर u प्लस 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस u प्लस 1। और अब मुझे लिमिट अप्लाई करने के लिए है, तो u के जगह पे 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही आएगा। ऑलरेडी मैं 1 स्क्वायर लिखते जा रहा हूँ, 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे हम रीजन देंगे भाई साहब, that here u tends to 1, therefore we can say u is not equal to 1, therefore u minus 1 is not equal to 0। and now we can say final answer 1 square plus 1, this is 2 plus यहाँ पे भी 1 plus 1 2, 2 into 2 4 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपॉन 1 square plus 1 plus 1, तो 1 plus 1 plus 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। भाई इसमें कुछ ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, खाली ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो लागू होने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। प्लीज टेक डाउन प्रॉपरली एंड टेल मी इफ एनी डाउट इज देयर। बाजू में रीजन में रिजल्ट मेंशन करना प्लीज। चलिए, ये सेम क्वेश्चन के लिए मुझे एक और मेथड बता देना है, और वो मेथड शायद आप लोग भी सोचेंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा। मैं अगेन क्वेश्चन लिखता हूं रिपीट करके। लिमिट u टेंड्स टू 1 u रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन u क्यूब माइनस 1। और मैं आपको बोल देता हूं ये जो सेकंड मेथड है यही मुझे ज्यादा करके मेरे को वेटेज इसका मैं आपको बोल सकता हूं कि
एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेथड ज्यादा होना चाहिए। आप बोलेंगे सर कभी कभी ये दोनों मेथड में से पता कैसे चलेगा कौन सा ये आपको आसान है। जब आप खुद देखोगे ना अभी कि मेथड ये अप्लाई होने के लायक है, तो खाली आपका ऑब्जर्वेशन वहां बनना चाहिए कि हाँ दूसरा मेथड लागू होगा तो किस तरह से उसको अप्लाई करा जाएगा। तो और ये ज्यादा करके ये मेथड का यूज बनता है क्योंकि फैक्टर करना कभी कभी ज्यादा बड़ा पावर होता है तो फैक्टर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं यही क्वेश्चन में मैं u⁴ के जगह पे u⁵ दे दूं तो सोच बराबर से u⁵ -1 के लिए फिर फैक्टर वगैरह करके लेना क्या पॉसिबल है? तो उसमें आप फंस जाओगे कि फैक्टर करके ही करना, ये आपको भारी पड़ सकता है कि फैक्टर कभी नहीं निकल पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो किस हिसाब से फिर उसको सिंप्लीफाई होना चाहिए, तो फिर ये दूसरा मेथड ही आपको काम में आएगा। देख लो दूसरा मेथड किसको बोलना है तो प्लीज दे कैन शेयर द मेथड। और एक आध स्टेप में ज्यादा कर रहा हूँ ये भी, उससे भी देख के आपको पता चलता हो तो बाद में भी मुझे बताओ, वांदा नहीं है। सो आई एम राइटिंग दिस u⁴ -1⁴ अपॉन u³ -1³। किसी को भी याद आता है कोई मेथड सेकंड में जो, और ये सेकंड मेथड वो वाला मेथड है जो ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेसिस पे कर लिया है। लो पूरा हिंट दे ही दिया मैंने। कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a⁻n माइनस 1। देख लो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे भी ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्रिएट करा जाए कि जिससे कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का एग्जीक्यूशन बन सकता है। So if I say this particular standard result लागू करने का है तो मेरे को यहाँ क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? What should be the changes I will have to create at this stage? तो कि सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में x माइनस a को लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों के x माइनस a नहीं लेकिन u माइनस 1 लाना पड़ेगा। What is the term I need in the न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के? वो दोनों के डिनोमिनेटर में हमको चाहिए। न्यूमरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर चाहिए और डिनोमिनेटर के लिए भी डिनोमिनेटर चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। तो देखो पूरा स्टेप मेरा किस तरह से बनेगा। लिमिट u टेंड्स टू 1 u⁴ minus 1⁴ upon u minus 1 whole upon u³ minus 1³ upon u minus 1। हाँ ये ऊपर मैंने लिखा है उसमें u minus 1 लिखना है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय u minus 1। x माइनस a तो मेरा जनरल फॉर्मेट की बात है, बट आई विल डिवाइड इट बाय u minus 1। अब आप सोच लो मेरा ये पूरा जो न्यूमरेटर आया है वो ये x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a के टर्म में आया है कि नहीं आया है? और उसी तरह से डिनोमिनेटर भी मेरा x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a के टर्म में आया है कि नहीं आया है? चेक इट। एंड नाउ आई विल बी अप्लाइंग द algebra of limit f of x upon g of x. That limit will be applicable in the numerator as well as denominator। u⁴ minus 1⁴ upon u minus 1 whole upon limit u tends to 1 u³ minus 1³ upon u minus 1। भाई साहब दोनों में अलग अलग लिमिट लागू हो जा रहा है और उसका फॉर्मेट स्टैंडर्ड रिजल्ट जो लागू हुआ है दैट इज 4 नीचे आएगा 1⁴ minus 1 अपॉन 3 नीचे आएगा 1�3 माइनस 1। यहाँ इसके बाजू में रीजन में वो स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखना भाई साहब कि भाई रिजल्ट यूज हुआ है, हमने अप्लाई किया है। सो 4 × 1�3
अपॉन 3 रेज टू 1 रेज टू 2, 1 रेज टू 3, 1 रेज टू 2 का कोई मतलब नहीं है। अब आंसर फाइनली आना है तुम्हारा 4/3। देख लीजिए अपना पहला वाला मेथड में भी आंसर 4/3 आया था कि नहीं, बट कंपैरेटिवली आई विल सजेस्ट यू बाय गोइंग विद दिस मेथड, क्योंकि मैंने बता दिया x रेज टू 4 के जैसे आपको ऊपर पावर में x रेज टू 5 ऐसा कोई ऑड नंबर दे देवे तो उसका फैक्टर कैसे हो पाएगा, इट विल बी देन डिफिकल्ट फॉर हैविंग फैक्टर्स। तो ये जरूरी बन गया कि ये वाले मेथड पे फोकस करना एक हमारे लिए, इसका पहला मेरा ऑब्जेक्टिव इस मेथड के लिए बनता है। Let us continue with the next question. Second, क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 3, 1/x minus 3 minus 9x upon x cube minus 27, x cube minus 27। देखो स्टूडेंट्स, इसमें दो टर्म है, लिमिट f ऑफ x माइनस ये g ऑफ x। तो लिमिट में दोनों को लागू तो कर दूं, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों के जो है उसमें आप जब लिमिट लागू करके चेक करोगे यू विल गेट द डिनोमिनेटर आंसर है 0। सो वो बात नहीं चलेगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं चलेगा। और ये बात के ऊपर मैं कभी से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं, और इसी वजह से डायरेक्ट लिमिट लागू कर देना इज नॉट प्रॉपर वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंप्लीफाई करके कुछ आगे कंक्लूजन ऐसा लाना चाहूंगा जिसमें कि डिनोमिनेटर जो 0 आता है उस फैक्टर को मैं कैंसिल कर सकूं। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई, लाइक पहला टर्म जो दिया है 1/x minus 3 वो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट इन द नेक्स्ट टर्म 9x अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसको मैं a क्यूब माइनस b क्यूब के रिजल्ट में लाके दैट इज a क्यूब माइनस 27 में मैं लिख सकता हूं 3 क्यूब। कैन आई राइट 27 एज 3 क्यूब? देखो आ रहा है बराबर अपना हिसाब। हाँ सर। तो अब मैं ये a क्यूब माइनस b क्यूब का जो एक्सपांशन है फॉर्मूला है यूज कर सकता हूँ, आगे मैंने यूज किया हुआ है। देखो प्रीवियसली ये क्वेश्चन में a क्यूब माइनस b क्यूब का हमने रिजल्ट लागू किया है, एंड देयरफॉर वी कैन सिंप्लीफाई फर्दर। तो देख लीजिए मेरे को आगे a क्यूब माइनस b क्यूब का रिजल्ट लागू करके सॉल्व करने मिलता है। तो किस तरह से इसका एक्सपेंशन लिखूंगा मैं, x टेंड्स टू 3, 1/x minus 3 minus 9x अपॉन, देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का रिजल्ट, a माइनस b पहला ब्रैकेट है, वैसे यहाँ पे मेरे पास x माइनस 3 का पहला ब्रैकेट आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में देखो a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ab मतलब 3 into x 3x
प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर दैट इज 9। यहां तक समझा सबको? फैक्टर किसका हुआ? एक्स क्यूब माइनस 27 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रिजल्ट के हिसाब से हुआ है फैक्टराइजेशन। आफ्टर दिस व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? तो कि आप देख सकते हो पहले टर्म में x माइनस 3 जो है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 में डिनोमिनेटर, और दूसरे टर्म में भी अपॉन में x माइनस 3 जो है वो टर्म्स हम कॉमन ले सकते हैं। सो बोथ दिस टर्म्स वी आर गोइंग टू टेक कॉमन। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, और ध्यान रखना जो भी कॉमन निकलेगा वो लिमिट के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल के अंदर है। सो 1 अपॉन x माइनस 3 वी हैव टेकन कॉमन। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? तो कि 1 माइनस 9x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये बचेगा। समझ में आया? अब आप जो ब्रैकेट में बचा है, ये ब्रैकेट में जो टर्म बचे हैं उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जो कॉमन ले लिया उतना तो कॉमन आ गया, उतना तो हमारे बात ब्रैकेट में से बाहर निकल गई, तो सिंपल हो गई कि भाई उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज अभी बच गई है उसमें आप अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 तो एज इट इज है, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इन प्लस 9 इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 9x, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस 9x इंटू 1 दैट इज 9x अपॉन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इंटू 1, सेम यही पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। भाई साहब मालूम पड़ा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दिस न्यूमरेटर में देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस 3x माइनस 9x, तो कितना आ जाएगा? माइनस 6x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब देख लो न्यूमरेटर में जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसका मेरे पास फैक्टर होने का चांस है क्या? तो के प्लस 9 जो है 9 का फैक्टर करना है, ऐसे दो टर्म्स बताओ। -3 यस, कि जिससे कि प्लस करने पर उसका आंसर 6 आए। तो 3 3 9 एंड 3 प्लस 3 is going to be 6, तो ये फैक्टर बन के रेडी हो सकेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3, फैक्टर रेडी करेंगे x 3 मिडल टर्म इज माइनस, I need plus, therefore here again I will do minus upon x square plus 3x plus 9। भाई साहब अब आप सोच लेना मैं यहां तक उसको क्यों और फैक्टर करके आगे तक लेके गया, क्योंकि अब तक कुछ मेरा नीचे डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल नहीं हुआ है। और कौन सा टर्म कैंसिल करने का जरूरत है? तो जिस फैक्टर के कारण मुझे आंसर डिनोमिनेटर का 0 मिलता है वो फैक्टर कैंसिल होना जरूरी है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली x माइनस 3 जो आपका डिनोमिनेटर में पड़ा है ना, उसके कारण ही मेरा डिनोमिनेटर 0 होता है। देख लो x का आंसर 3 डाल के देखो, x का वैल्यू 3 डाल के देखोगे 3 माइनस 3 0, इसी कारण आता है। सो दिस इज द फैक्टर, दिस मस्ट बी कैंसल। जबकि जो यहाँ डिनोमिनेटर बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर उसमें आप 3 x के जगह पे 3 डाल के देखो, यू विल नॉट गेट 0। इसमें आंसर मेरे को 0 मिलता तो ये तो रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या नहीं रहना चाहिए? x माइनस 3 वाला ब्रैकेट नहीं रहना चाहिए, वो कैंसिल होना चाहिए।
तो देखो सीधा सीधा ये एक ब्रैकेट यहां से भी x माइनस 3 का कैंसल हो ही गया, ब्रैकेट कैंसल हो गया। अब बात ये बनती है कि जब बचा हुआ जो टर्म है उसको पहले लिख लो, फिर मैं आगे बोलता हूँ। एक तो बात पक्की है कि डिनोमिनेटर अभी जो बचा है उससे आंसर 0 आने वाला नहीं है। मेरे को मेन टेंशन तो 0 का डिनोमिनेटर का ही है, न्यूमरेटर में चिंता नहीं है, न्यूमरेटर की चिंता नहीं होती, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ गया, 0 अपॉन ये 0 हो जाता है पूरा आंसर, लेकिन अपॉन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता है। तो right now we have left with the terms x minus 3 in the numerator and in the denominator x square plus 3x plus 9। अब आप सोच लीजिए, डिनोमिनेटर को तो मेरे को नॉन जीरो आंसर आ ही रहा है, इसलिए मेरे को अभी कोई टेंशन नहीं है। आई कैन अप्लाई द लिमिट। तो 3 माइनस 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। नाउ डिनोमिनेटर आपको रीजन देना पड़ेगा। Here you will have to write the reason. Since x tends to 3, therefore x is not equal to 3, therefore x minus 3 is also equal to 0। और अभी देखो न्यूमरेटर 0 हो गया, अपॉन में 9 plus 9 plus 9, whatever the denominator is left, 0 upon anything, ये अपना आंसर 0 आएगा। ये क्वेश्चन में खास बात ध्यान में रखने वाली ये थी कि डिनोमिनेटर को हम नॉन जीरो लाने की कोशिश तो कर ही रहे थे, साथ में न्यूमरेटर 0 हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। न्यूमरेटर को 0 होना है तो हो जाने दो, 0 अपॉन एनीथिंग यू विल फाइनली गेट आंसर 0। बट हमारी मेन जो मेरा फोकस हमारा ये रहेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैं कभी से यही चिल्ला रहा हूं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। न्यूमरेटर आ गया तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, आने दे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 0 अपॉन कुछ भी होवे 0 आंसर फाइनली बन जाएगा। हमारी जवाबदारी थी डिनोमिनेटर को नॉन जीरो लानी है, ये बात हमको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एक तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी रिजल्ट लागू हुआ है, और साथ में आपको यहाँ ये न्यूमरेटर 0 आया है, ऐसा एक क्वेश्चन देखने मिल रहा है। टेक डाउन फास्ट। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप ध्यान दीजिए। इट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 बराबर है। अब देखो, तुम्हारा कोई ऑब्जर्वेशन बनता है तो पहले बात करो। आप लोगों को कुछ इसमें ऑब्जर्व होता है तो बात करो। पहला हमारा चेकिंग क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 होता है क्या लिमिट अप्लाई करने में? देख तो, चेक कर तो, होता है क्या डिनोमिनेटर 0? No. हाँ, तो डायरेक्टली अपन लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ सर। यस, कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है।
ये कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा हम लोग जानबूझ के दे देते हैं, कब से अपने को देखो ना, हर एक क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जीरो आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, तो आगे हमको सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है, करना ही पड़ रहा है। एक आध क्वेश्चन में एक्सेप्शनली ऐसा नहीं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं देके आपको, अब आप क्या वो सिंप्लीफाई करने के मूड में आगे फैक्टर करने बैठो, फैक्टर कैंसिल होने का सोचो, जैसा हम लोग ने आगे देखा, लेकिन आगे करने के लिए, फैक्टर करने के लिए तुमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट लिमिट लागू कर दो, बात खत्म। सो हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई limit directly without having any simplification or having any cancellation of that factor, क्योंकि कोई डिनोमिनेटर का ऐसा फैक्टर है ही नहीं कि उसको जीरो करे। तो लेट मी अप्लाई द लिमिट। अब देखो लिमिट आपको इस तरह से आप ले सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग 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 अलग, बाकी दैट अलजेब्रा ऑफ लिमिट के हिसाब से, बाकी मैं डायरेक्टली लागू कर देता हूं। बात समाप्त हो जाएगी। और इधर बाजू में रीजन ले लेना भाई साहब, लिमिट लागू हो गया इसलिए रीजन देना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे माइनस है, मिडल टर्म माइनस है, तो 2 क्यूब 8 है, 2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 है, प्लस 4 2 जा 8 है, और नीचे है 4 माइनस 1 3। यहाँ रीजन लिखे देता हूं मैं, एज x टेंड्स टू 2, x is not equals to 2, therefore x minus 2 is also not equal to 0। और फाइनली 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 16 सब कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, ये तो 0 आ गया। ओहो ये तो 0 हो गया, लेकिन न्यूमरेटर 0 आने देना, आगे भी आया था ना एक आध में, न्यूमरेटर को 0 आने दे, डिनोमिनेटर 0 नहीं चलेगा। इसी वजह से ये देखो अपने को ऐसे भी डायरेक्ट लिमिट लागू होने का ऑप्शन था इधर, और साथ में न्यूमरेटर भी 0 आ गया, लकीली ये यहीं खत्म हो गया। भाई साहब ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग शांति से कुछ सोल्ड एग्जाम्पल को भी स्टडी में लेना जरूरी है, और भी कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन आगे लेने में मुझे आएंगे, तो उसको भी प्रैक्टिस करेंगे अपन। आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल्स फॉर होमवर्क in the miscellaneous exercise. In the miscellaneous exercise, मैंने कौन से क्वेश्चन दिए हुए ऑलरेडी? सर फर्स्ट मेन क्वेश्चन। फर्स्ट मेन क्वेश्चन, सेकंड मेन क्वेश्चन में कुछ दिया था क्या? यस सर, सेकंड मेन क्वेश्चन में पर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड मेन क्वेश्चन में भी फर्स्ट ही हुआ है, उसके बाद के सब बाकी है क्या? यस सर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर थर्ड करने का, फोर्थ करने का, और एक मैं जो देता हूँ सेकंड वाला, उसमें थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। ये जो उसमें एक करेक्शन तो मेरे को मैंने किया हुआ दिख रहा है, आपको करके दिया होगा तो आई डोंट नो। यस सर, करवाया। मैंने कराया था क्या लास्ट टाइम? यस सर। हाँ तो करेक्शन कराया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करने के लिए ले लो, कि सॉल्व करने के लिए भी दिया था? नहीं सर, सॉल्व करने नहीं दिया। हाँ तो फिर देख लो, ये मैं क्वेश्चन लिख भी लेता हूँ, किसी का करेक्शन बाकी हो तो। x टेंड्स टू 0 है ये, और 1 प्लस x रेज टू n
-1 अपॉन में x, ये है क्वेश्चन। अब इसमें आपको मैं बोल दूं सब्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ेगा। इसको सब्स्टिट्यूशन लोगे, एक हिंट भी देके रखेंगे अपन, तो आप लोग आगे बढ़ सको। 1 + x के जगह पे सब्स्टिट्यूशन t का ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेसिस पे इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेसिस पे, समझ रहे हैं क्या? x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इज इक्वल्स टू n a, Yes, sir. ये वाला, हाँ, तो ध्यान में रखना। तो भाई साहब ये 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है, और ये जो थर्ड और फोर्थ है वो दोनों अभी के जो रिसेंट एक्सरसाइज अपन चालू कर रहे हैं, किए हैं अपन ने, उसके आधार पे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।